Good morning, viewers. My name is Tathagat Avatar Tulsi, and I have cleared NET for 3 times, and right now I am doing research in trauma studies. तो ये जो वीडियो है ये मैं एक उस पर्पस से बना रहा हूँ कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का हेल्प नहीं लिए हो, अगर आप किसी कोचिंग का हेल्प नहीं लिए हो और सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये जो वीडियो है वो आपको सहायता करेगी, आपको थोड़ी सी एक मार्गदर्शन करेगी आपको आगे ले जाने में। सो दिस particular video will be about George Orwell. So in that particular video what I will do is that I will tell you some bullet points of George Orwell. Then I will tell his important works which is important for UGC NET point of view, and I will tell all those works in chronological order. So what you have to do is that the work which is very much important, I will tell the bullet point of that work, and you have to go to after. So suppose that George Orwell has written a work Animal Farm, तो आपको क्या करना है कि ये यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आप एक वीडियो देख लो। स्टडी लवर्स नाम का एक चैनल है जो बहुत अच्छा वीडियो उन्होंने बनाया है समरी का, तो वहाँ से आप वीडियो देख लो और उसके बाद क्लिफ नोट्स या फिर स्पार्क नोट्स पे चले जाओ और वहाँ से आप समरी को पढ़ लो, और समरी के बाद समरी का जो समरी है वो आपको नोट्स में लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। जॉर्ज ऑरवेल, ही वॉज born in 1903 and he died in 1950. His real name was Eric Arthur Blair. He was born in Motihari, Bihar. So this is very much important. Maybe that this will come in your UGC NET exam that जॉर्ज ऑर्वेल का जन्म कहाँ हुआ है, तो वो मोतिहारी बिहार में हुआ है। सो इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार यू शुड गेट प्राउड ऑफ इट। ही हैज सेड वन थिंग्स दैट वेयर आई लैक्ड द पॉलिटिकल पर्पस आई रोट लाइफलेस बुक्स। He left his job and started to live with poor people. He talked about Indian soldiers and Rudyard Kipling has praised this. यान चैक्ट ये एक पर्सनालिटी रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की जिन्होंने इनके ऊपर पीएचडी किया है या इनके ऊपर जो है काम किया है, रिसर्च किया है उन्होंने। सो हिज फर्स्ट वर्क इज डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1933। इट्स सेटिंग इन पेरिस एंड लंदन। इसका थीम पॉवर्टी है और ये एक तरीके का ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग का मतलब कि जब आप कहीं ट्रैवल करते हो और ट्रैवल करने के बाद जब आप उस यात्रा को एक एसे का रूप देते हो तो उसको हम लोग ट्रेवलॉग बोलते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट्स he has talked about poverty which he has experienced in Paris and London, and the second parts he talked about traveling during the London. Okay, so this is his first work. The second work is Burmese Days. It is published in 1934. It portrayed dark side of the British Raj. Orwell served as a policeman in Burma, and in it he has shared his experience through a character, John Flory, JOHN, John FLORY, जॉन फ्लोरोई। तो जॉन फ्लोरोई की कैरेक्टर से उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है लंदन का वो इस वर्क में दिखाया है। Now his next work is Clergyman Daughter, which is published in 1935. It's about Dorothy Hare, H-A-R-E, Dorothy Hare, who suffered from amnesia but later come back to present and helps her father to clean church. His next work is shooting मतलब गोली मारना, Shooting an Elephant, which is published in 1936. It is essay and kind of autobiography when he shoot elephant in Burma. His next work is Inside the Well, which is published in 1940. It's an essay and part of literary criticism. It's divided into 3 parts. और ये जो वर्क है ना वो हेनरी मिलर का एक वर्क है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उस वर्क का जो है ये रिव्यू है। मतलब इस वर्क के थ्रू, इनसाइड द वेल, इस वर्क के थ्रू उन्होंने हेनरी मिलर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को रिव्यू किया है, अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेके इस वर्क के थ्रू। नाउ
अब ये जितने भी वर्क्स थे, जो जितने मैंने बात किए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर इट बिकॉज ये मैचिंग में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको मैंने अभी तक जितना वर्क बताया वो सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, सो यू हैव टू राइट एवरीथिंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नाउ लेट्स कम्स टू हिज मोस्ट फेमस वर्क, दैट इज एनिमल फार्म। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1945। देखिए, सबसे पहले जब आप इस वर्क को पढ़ रहे हो, ट्राई टू लिसन द समरी फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब से आप एक दो बार समरी देख लो, फिर उसके बाद आप क्लिफ नोट्स और स्पार्क्स नोट्स में जाके आप समरी पढ़ो, फिर उसके बाद इसका थीम पढ़ो, बिकॉज नाउ वट इज डेप्थ क्वेश्चंस आर कमिंग। सो इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, गो एंड रीड द नोवेल। व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स, मैंने सारे वर्क्स को पढ़ा था जो जो इम्पोर्टेंट था, एंड और ये चीज़ें जो है वो मेरे नेट का एग्ज़ाम जब मैंने दिया तो उसमें काफ़ी हेल्प किया। सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल, रीड ऑल द फेमस वर्क ऑफ फेमस राइटर। सो एनिमल फार्म बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना है। इट्स अ एलेगोरिकल बीस्ट इन सटायरिकल वे, एंड इट्स ओरिजिनल टाइटल इन एनिमल फार्म ऑफ फेयरीज स्टोरीज। Now I will give you the glimpse of a story that what is basically have in it। डिटेल में नहीं बताऊंगा समरी, बिकॉज आई हैव नॉट रिटन इन डिटेल। मैं समरी का समरी लिखता था जब मैं अपने प्रिपरेशन के दौर में था। सो आई विल जस्ट गिव द ग्लिम्स ऑफ इट। So it's a story about old Major Pig tell to all animal that Mr. Jones, who is not a good leader, and आफ्टर दैट ही डाइड। मतलब कि मेजर पिग जो होता है वो बोलता है कि मिस्टर जोन्स जो है वो एक अच्छे लीडर नहीं है और इनको हटाना चाहिए, इनको नहीं रखना चाहिए, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। सो वेन वन डे मिस्टर जोन्स डोंट गिव देम फूड, all of the animals threw Mr. Jones from the home and gave name the home as Animal Farm from Manor Farm। मतलब उस घर का जो पहला नाम होता है वो मैनर फार्म होता है, और जेम्स को बाहर फेंकने के बाद उसका नाम जो है एनिमल फार्म रख दिया जाता है। स्नोबॉल, हु इज़ अ गुड पिग, बिकम्स लीडर एंड मेड 7 commandments। When Snowball says to build windmill for electricity, नेपोलियन जो कि एक बहुत ही बुरा पीक होता है, बैड गाय, एंटागोनिस्ट है इस वर्क का, ट्राइज टू किल हिम बाय हेल्प ऑफ डॉग्स एंड ही बिकम्स लीडर। यानी कि नेपोलियन क्या करता है कि जो लीडर था स्नोबॉल, उसको मरवा देता है कि भैया तुमको कोई क्रांति हम नहीं लाने देंगे। मतलब ईमानदार आदमी की कहीं गुजर नहीं है, ठीक है। When John attacks all animals, he was saved by Snowball and war is called the Battle of Faust। Napoleon started to do all bad things which he can do। When windmill completed, it was destroyed by Frederick जो एक आदमी था, बट बॉक्सर जो कि एक हॉर्स है, एंड बेंजामिन जो कि एक डंकी है, थॉट टू मेक इट अगेन, बट बॉक्सर का जो पैर है वो टूट जाता है दोबारा विंडमिल को बनाने में। स्क्यूलर जो कि नेपोलियन का एक दोस्त था, टेक हिम अवे फ्रॉम फार्म, किसको, बेंजामिन को, आई गेस बेंजामिन या बॉक्सर, इस दोनों में से किसी एक को जो है वो उस एनिमल फार्म से लेके चला जाता है जब उसका पैर टूटता है, और बोलता है कि वो पीसफुली वहाँ पे रह रहा है, जबकि सारे जानवर को पता था कि वहाँ पे या तो उसको टॉर्चर किया जा रहा है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है। पिग्स ईट मोर फूड एंड रेस्ट एनिमल गेट लेस फूड। व्हेन वन डे नेपोलियन वाज प्लेइंग कार्ड्स विथ पिलकिंगटन जो कि एक किसान था, ऑल एनिमल्स वे आर सीइंग देम एंड फाउंड नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमंस। सो बेसिकली दिस वर्क क्रिटिसाइज जोसेफ स्टालिन। दिस इज़ द वर्क विच इंस्पायर्ड मी अ लॉट, और जो मेरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था वो बदला इस वर्क को पढ़ के। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। आई विल सजेस्ट दैट इफ़ यू हैव टाइम, read this novel। Now the next work is Politics and the English Language, which is published in 1946। So in this he criticized political language and said that it hides truth। मतलब बेसिकली वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी पॉलिटिकल लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, मतलब आप अपने वर्क के थ्रू ऑनेस्ट नहीं हो, तो क्या कर रहे हो आप, सच्चाई को छुपा रहे हो। ही गेव 6 रूल फॉर गुड राइटिंग, ठीक है। नंबर 1, नेवर यूज मेटाफर, सिमली और अदर फिगर ऑफ स्पीच।
Number second, never use a long word where a short one will do. Number third, never use the passive where you can use active, मतलब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस. Number four, never use a foreign phrase, a scientific word, or jargon word if you think of an everyday English equivalent. Number five, break all the rules for good writings. तो उन्होंने ये कहा कि चार पांच रूल्स उन्होंने बताया बेसिकली, जो मैंने अभी बताया आपको कि ये चार पांच रूल्स है जो उन्होंने बताया एक अच्छी राइटिंग के लिए. और लास्ट में उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छा वर्क लिख सकते हो तो फिर एक काम करो, ये सारे रूल को गोली मारो और कोई अपना रूल बनाओ और उसको अच्छे से लिखते जाओ. His next work is Leo Tolstoy and the Fool, which is published in 1947. So it was response to Leo Tolstoy, who said that Shakespeare is not a good writer. Orwell has criticized him by giving valid argument. तो ये एक नॉन फिक्शन वर्क है, फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन वर्क है. मतलब लियो टोल्स्टॉय ने कहा कि भैया शेक्सपियर कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, कोई बहुत बड़े राइटर नहीं है. और ऑरवेल ने कहा है कि आप शेक्सपियर की खूबसूरती को नहीं समझ सकते. जो शेक्सपियर का जो वर्क है, जो उसमें डेप्थ है, जो गहराई है, जो उन्होंने लिखा है, आप उसकी खूबसूरती को नहीं समझ सकते. और उन्होंने एक वैलिड आर्गुमेंट दिया है कि क्यों लियो टोल्स्टॉय गलत है और क्यों शेक्सपियर जो है वो एक महान राइटर है. नाउ हिज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज 1984. ये बुक का नाम है 1984 एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन 1949. लेट मी शो यू वन थिंग. सो basically I will show you just a second. Now see, this is a work 1984 by जॉर्ज ऑरवेल. सो ये जो वर्क है मैंने अपने नेट की जर्नी में पढ़ा था एंड इट्स अ लवली वर्क. ये सारे वर्क्स हैं आपको ना. सो दिस आर द वर्क्स विच यू शुड रीड. इन सारे वर्क्स को आपको पढ़ना चाहिए. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोवेल. Let's talk about some key facts of this work. It's a dystopian novel and its opening line is, "It is bright cold day in April and clock was on 13." It's a story about Winston Smith who was working for a dictator named Big Brother in Ministry of Truth, but he hates it. नफरत था उसको इस चीज़ से. He used to wrote all bad things about Big Brother in a diary which was given by Mr. Charrington. एंड विंसन स्मिथ फेल इन लव विथ जूलिया. बट बाद में ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं. वो एक्सपोज करने वाला होता है ओ ब्रायन. तो वो ब्रायन जो है इन सारी चीज़ों को एक्सपोज कर देता है कि विंसन स्मिथ जो है जूलिया से प्यार करता है. और वो लव का जो एंगल है वो डिस्टोपियन नोवेल में आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो विंसन स्मिथ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है. और लास्ट में जो है वो जूलिया को मार देता है और बोलता है कि मैं बिग ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ. आई मतलब नॉट इन द सेक्सुअल फॉर्म, लाइक वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर रिलीजन इन दैट वे. ही सेज दैट ही लव्स बिग ब्रदर एंड दिस वॉज अ फियर. दिस वॉज नॉट अ रियल लव, दिस वॉज अ फियर. दिस happened because of the punishment. So 1984 it's a very important work. आपको इस वर्क को अच्छे से पढ़ना है. If it is possible, go and read the novel. And if you cannot, watch the summary on YouTube and then study the summary of the work and then study themes and after that make notes. Okay, so this is basically all about George Orwell. अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एक दो क्वेश्चन इनसे बने हैं, जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल हैड सेड दैट वेयर आई लैक्ड द पॉलिटिकल पर्पस आई रोट लाइफलेस वर्क. तो ये लाइन जो है, वेयर आई लैक्ड द पॉलिटिकल पर्पस आई रोट लाइफलेस बुक, दिस लाइन केम इनटू यूजीसी नेट क्वेश्चन एंड हैड आस्क्ड दैट हु सेड दिस वर्क. और एक और क्वेश्चन बना था कि ऐसे कौन से जो इंग्लिश के एक राइटर हैं जिन्होंने जॉर्ज ऑरवेल के ऊपर काम किया है, एंड दैट इज इयान चैक्ट. सो ऑल द वर्क्स विच आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो इफ यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ एनी राइटर, प्लीज़ मेक श्योर दैट आप उनके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें, ताकि
आपको एक, जब आप रिवीजन करो तो आपको याद रहे कि हाँ, इस वर्क के बाद ये वर्क आया था, इस वर्क के बाद जो है ये वर्क आया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी ऑनेस्ट विथ योर स्टडीज। थैंक्स अ लॉट।